एग्जिट पोल्स ने न जाने क्या बताया था, लेकिन उससे पहले वे कभी नहीं कहते थे कि गलत साबित हो सकते हैं। अब चूंकि उनके खिलाफ दिख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है गलत साबित हो जाएंगे 8 तारीख को। लेकिन चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं जितने न्यूज चैनल्स हैं, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने स्वतंत्र पत्रकार हैं, सबके आंकड़े इन दोनों राज्यों में लगभग मिलते जुलते हैं। इस बार एक आध भी कोई दाएं बाएं नहीं जा रहा। जैसे वो आपकी गुप्ता जी अलग चले गए थे और उनके एमपी में सही साबित हो गए थे, वे भी कहीं बैठे हैं किसी चैनल पर, पता नहीं क्या कह रहे होंगे। जी, तो कुल अब की मिलाकर बार मुझे 400 लग रहा है पार कि अब नहीं तक के है। आंकड़े अब की बार नहीं, 400 अभी नहीं पार कह नहीं पाएंगे। है। जी जी बिल्कुल। गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं, और इन आंकड़ों पे आपकी प्रतिक्रिया, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया इसलिए भी क्योंकि देखिए हम लोग भी जब मैं और प्रशांत टंडन जी हमारी टीम जब हम लोग घूम रहे थे तो एक बात यहाँ साफ साफ समझ में आ रही थी। लोग कह रहे थे कि ये चुनाव 370 पे है, और नरेंद्र मोदी जी भी इधर 370 पे चुनाव लड़ रहे थे, वो भी कह रहे थे 370 रेफरेंडम 370। और उस लिहाज से भी देखा जाए, क्योंकि वहां जब जाइए आप तो वहां 370 के खिलाफ पहली बार मौका मिला है अपनी आवाज बुलंद करने की का, तो वो कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कुछ और बातें। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होगा महाराष्ट्र और झारखंड की ओर भी हम देखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पूरा का पूरा वर्डिक्ट जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, जो हमने शुरू में कहा था। जम्मू में भी है और वैली में तो है ही, पूरी तरह से है। दूसरा ये कि जैसा ये कह रहे हैं हमारे साथी जलील साहब, और जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि बीजेपी के साथ कौन खड़ा होगा ऐसे हालात में वहां पर। अगर वो बीजेपी के साथ खड़े होने का मतलब है कि फिर जम्मू कश्मीर में हुकूमत कैसे चलेगी उनकी वहां। और दूसरा ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनका रोल खत्म हो गया। ये अगर अब कुछ बाधाएं उत्पन्न करेंगे वहां तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये इस वर्डिक्ट को अगर बीजेपी ऑनर नहीं करती है, जो दिख रहा है, बीजेपी को तो आगे बढ़कर ये कोशिश करना चाहिए कि ये जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, ये बन जाए वहां। क्योंकि मैं अब ये टंडन साहब ने जो कहा है, और वो 2-3 बार कहा है कि जो जिस तरह का ग्रुप वहां बना है गुप्तार के साए में, वो उसको लेकर मैं अभी मेरे मन में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव वो नहीं है कि वो इस तरह का कोई प्रयोग करना चाहेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें अग्रणी रही है, पर कांग्रेस के साथ में होते हुए वो इस तरह का जम्मू कश्मीर में प्रयोग करेंगे। उमर अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला इसको, ये अपने उनके पिताजी अगर उसको, फारूक अब्दुल्ला साहब उसको वो करेंगे, तायीद करेंगे, मुझे नहीं लगता है। अब हो सकता है क्योंकि उसको ये जलील साहब एंडोर्स कर सकते हैं कि क्या, जलील साहब एंडोर्स कर सकते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। देखिए ये वर्डिक्ट को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं पूरी जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 10 सालों में जो रही है, आप सोचिए कि 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, ये पूरा टोटल रिजेक्शन है बीजेपी का। और बीजेपी अगर इसको स्वीकार नहीं करती है तो आप समझ लीजिए कि वो, ये पूरा का पूरा देश का वर्डिक्ट है, ये जो नीचे गया है, पूरा मैदान में गया है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। तो 2 वर्डिक्ट आए हैं, मैदान का भी वर्डिक्ट आया है और जम्मू कश्मीर का भी वर्डिक्ट आया है, दोनों अलग अलग नहीं है। आप हरियाणा का भी दिखाने वाले हैं जी। हरियाणा का वर्डिक्ट तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, जो कि बहुत ही डिसाइसिव है, जो दूसरे चैनल पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस को 60 से 65 सीटें अगर मिल रही है तो आप सोचिए कि क्या मतलब एक इसका, अगर ये हालात हरियाणा में है
तो आप अभी से वहां करवा लीजिए ओपिनियन पोल महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 50-60 सीटें, 70 सीटें, 80 सीटें भी मिलेंगी कि नहीं। कुछ लोगों का तो कहना है कि 50 सीटें भी नहीं मिलेगी। ये पूरी की पूरी चीज अलग है। ये जो खट्टर साहब का कहा वो इस आधार पर कह रहे हैं खट्टर साहब कि लोकसभा चुनावों को लेकर जो एग्जिट पोल थे कि बीजेपी को 400 से ऊपर मिलेगी एनडीए को, तो वो नहीं मिली। तो वो ये मान रहे हैं कि जब बीजेपी को नहीं मिली लोकसभा में 370, तो फिर ये यहाँ हरियाणा का भी पोल गलत हो जाएगा। 2019 में हरियाणा का जो एग्जिट पोल था, अगर आप रेफर करें, बीजेपी को लैंडस्लाइड बताया गया था 2019 के एग्जिट पोल्स में। बिल्कुल। और हंग असेंबली हो गई वहां हरियाणा में 2019 में, और 2014 के मुकाबले काफी सीटें कम हो गई बीजेपी की, जो मतलब मोदी जी के अराइवल के साथ जो असेंबली बनी थी वहां हरियाणा में, ये गिरावट की तरफ है। 19 में कम हुई सीटें बीजेपी की, मतलब वो जो बेल्ट है जीटी रोड का, ग्रांड ट्रंक रोड का, वहां पे कांग्रेस ने बड़ी सेंध लगाई थी पिछली बार। इस बार तो राहुल गांधी ने अपना पूरा का पूरा जो मामले ही अंबाला से शुरू किया। 25 सीटें थी वहां। आप पाएंगे कि ये जो अगर आप इसका सीट वाइज जब आप बताएंगे तब आप पाएंगे कि कितना बड़ा फर्क 3 लोगों ने किया है, राहुल ने, प्रियंका ने और विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट और प्रियंका की जोड़ी ने हरियाणा में तबाही मचाई है। ये पूरा का पूरा ये जो 3 लोग हैं, विनेश फोगाट, प्रियंका और राहुल गांधी, ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ना इन लोगों को जाता है। इन लोगों ने पूरा का पूरा मामला हरियाणा का बदल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है जो हरियाणा का आप दिखाने वाले हैं। खैर, चूंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि ये बड़ी खबर है और ये बीजेपी के लिए हरियाणा से बड़ा धक्का है, बहुत जबरदस्त धक्का है। मतलब हरियाणा बीजेपी मानकर चल रही थी कि वो जा रही है हुकूमत पर, इतने सीटों से नहीं जाएगी, उसको अंदाज था। पर जम्मू कश्मीर में ये धक्का लगेगा जो आप दिखा रहे हैं, इसका कंफर्मेशन राजीव जी 8 तारीख को होना चाहिए। बस ये है पूरा मामला। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका कंफर्मेशन 8 तारीख को होना चाहिए। और यहाँ पर जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर जम्मू कश्मीर में गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, अगर इन आंकड़ों को देखें तो उस आधार पर सरकार बनाते हुए ये गठबंधन दिखाई देता है। आगे क्या कुछ होगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और हरियाणा के आंकड़े अब हमारे पास आ चुके हैं। आज ही वहां वोटिंग हुई है और वोटिंग अब 8 बज रहे हैं, और वोटिंग का प्रतिशत जरा आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो आंकड़े चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उस आधार पे ही आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये है 61.38%। ये वही शाम 5-5:30 बजे के आंकड़े हैं, और ये आंकड़े अभी अपडेट नहीं हुए हैं। अपडेट होते हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 70% तक जाएंगे। लेकिन अगर आज की तारीख में वहां अब जो वोटिंग हो गई और काउंटिंग के बाद की परिस्थितियां क्या बनेंगी, एग्जिट पोल क्या कहता है? हमारे एग्जिट पोल के आधार पर क्या हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो रही है या बीजेपी यहां लूज कर रही है, ये हम जानेंगे। उससे पहले जरा परसेंट वाइज देखते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए, परसेंट में बीजेपी को 35%, कांग्रेस को 42%, जेजेपी को 4%, अदर्स को 19%। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। 90 में से 42% वोट जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में, 35% वोट कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में। जेजेपी जिसके पास पिछली बार 10 सीटें आई थी उनको 4 और अदर्स को 19। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच 7% का अंतर है, वोटों का अंतर 7% का है। लेकिन क्या आंकड़ों में भी यही अंतर है, वो समझेंगे। लेकिन इस प्रतिशत को जरा इस पे हम चर्चा करते हैं जल्दी से। जगमोहन साहब, इन परसेंटेज को आप देख रहे हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि पिछली बार
बीजेपी और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के जो आंकड़े थे और अब जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं परसेंट वाइज, अभी आंकड़े हम इस पे भी लेके आएंगे कि सीट वाइज कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी इसमें मोदी लहर के तहत जब लोकसभा के मामले में थे तो जरूर ऊपरी सतर पर थी, परंतु कभी भी बीजेपी को विधानसभा में भारी बहुमत कभी भी नहीं मिला। जबकि 10 की 10 सीटें उन्होंने 2014 में जीती थी ऊपर लोकसभा की, परंतु उस टाइम भी उनकी जो अधिकतम सीटें आई थी वो 47 आई थी, जबकि 46 के लिए तो बहुमत ही चाहिए था। तो केवल एक सीट फालतू आई थी बहुमत से। तो उस टाइम जबकि 76% मतदान हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई जब इतना, आमतौर पर क्या होता है जब हाई स्तर पर जाता है, ऊपरी स्तर पर जाता है मतदान, तो सरकार जो पिछली होती है उसके खिलाफ मतदान होता है, परंतु इतना ज्यादा खिलाफत नहीं हो पाई। सीट केवल 47 आई। और उसके बाद जब 2019 में हमने देखा, जब ये तो 2014 में तो बल्कि 7 सीट आई थी उस टाइम तो लोकसभा में, 2 सीट उस टाइम उसकी कांग्रेस की आई थी और 1 सीट उसकी आई थी, 2 सीट उसकी आई थी इनेलो की, 1 सीट आई थी कांग्रेस की। और जब 2019 में 10 की 10 सीटें जब आ गई थी लोकसभा में, मोदी का प्रभाव के कारण इतनी हवा मोदी की हो चुकी थी, उसमें गिर करके बीजेपी 40 के ऊपर आ गई थी, 40 के ऊपर। तो उस टाइम भी ऐसी पोजीशन, जबकि वोट परसेंटेज उस टाइम एकदम घट गई थी, 68% आ गई थी, तो उदासीनता हो गई थी वोटर की। बीजेपी के जो असली वर्कर थे उनमें उदासीनता आ गई थी कि भाई नहीं, कोई फायदा नहीं है बीजेपी का, कोई दम तो है नहीं। उस टाइम भी नेगेटिव आई थी। मतलब क्या है कि बीजेपी कभी भी विधानसभा में भारी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है। जैसा कि 2005 में जब इलेक्शन हुआ था कांग्रेस का, उस टाइम चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ था, वैसे उस टाइम हालांकि परसेंटेज 72% थी, परंतु कांग्रेस को 67 सीट मिली थी और बीजेपी को केवल 2 सीट मिली थी। तो उस टाइम कांग्रेस का मतलब सीट बहुमत जो सीट है वो ये होता है जो 67-90 में से मिली, और अब की बार जो है वो कांग्रेस की हवा है। जैसा कि अभी बातचीत चल रही थी कि विनेश फोगाट है, प्रियंका है, राहुल गांधी जी हैं, इनके आने से जो प्रभाव पड़ा है, पहले भी पदयात्रा भी की थी राहुल जी ने भी, उसका भी लोकसभा के ऊपर प्रभाव पड़ा, जबकि सीट लोकसभा में ही 5-5 हो गई इनकी। तो उस अवस्था में आज बीजेपी कैसे आगे आ सकती है? बहुमत तो क्या, मतलब जो आप आंकड़े दिखा रहे हो इतने भी शायद ना आ पाए, क्योंकि जब हवा लहर चल रही है कांग्रेस की, तो इस लहर में जब कांग्रेस की, बीजेपी की अपनी हवा में 40 सीटें थी, तो अब कांग्रेस की लहर में कैसे इतनी सीट आ? आपके हिसाब से कितनी सीटें बीजेपी को आ सकती हैं जगमोहन साहब? बीजेपी को मेरे हिसाब से तो 20 से नीचे ही नीचे रहेंगी, 20 से नीचे रहेंगी। ठीक है। हाँ जी, शकील साहब, शकील जी, आपके हिसाब से क्या कुछ आप देख रहे हैं? आपने देख लिया 35% बीजेपी को, 42% कांग्रेस को, और 4% जो 10 सीटें लेके आई थी पिछली बार जेजेपी प्लस है इस बार, क्योंकि इनका गठबंधन आप जानते हैं कि इनके साथ है, चंद्रशेखर आजाद के साथ है, चंद्रशेखर के साथ, और उसके अलावा अदर्स इनेलो भी उसमें है, बाकी भी हैं, और ये आंकड़े हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पे, शकील जी? देखिए, अगर ये जो परसेंटेज वाइज आया है, अगर ये होता है तो कांग्रेस की स्थिति वह बहुत अच्छी है। 42% जो है वो काफी अच्छा मतदान है जो कांग्रेस को दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस को मिला है। और देखिए, कांग्रेस की वहां पे एक ओपन लहर थी जो साफ साफ दिख रही थी, और उस लहर को एक बड़ी आंधी में राहुल गांधी ने तब्दील कर दिया। राहुल ने जहां एक छोटी सी यात्रा निकाली, वो अपने आप में हरियाणा में एक टर्निंग पॉइंट था, और उस टर्निंग पॉइंट ने जो वहां पे थोड़ा बहुत गुटबाजी की वजह से, दूसरे कई कारणों की वजह से कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं, मुझे बना दो, इसे बना दो, तो उन सब पे पानी फेर दिया। और राहुल ने ये बता दिया कि ये चुनाव जो है ठोस मुद्दों पे हो रहा है, और वो ठोस मुद्दे हैं किसान, पहलवान और जवान। और राहुल ने उसको जो है, अगर ये 42% है, हमें लगता है 42 से थोड़ा ज्यादा ही होगा परसेंटेज, कांग्रेस को 42 से थोड़ा ज्यादा परसेंटेज वोट मिल रहा होगा, तो वो जो है, क्योंकि अदर्स का काफी ज्यादा बताया है, अदर्स को इतना मिलने की जो फिलहाल स्थिति है वो संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। जेजेपी को भी थोड़ी सी सीट ज्यादा मिलती दिख रही है वहां पे। जो ये आंकड़े हैं
हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चुनाव है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो स्थिति है बड़ी क्लियर है वहां पे कि कांग्रेस जो है एक बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हरियाणा में आती दिख रही है, और बीजेपी जो है उसका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल वहां पे है। देखिए 2019 में उसको 40 सीटें मिली थी, और उससे पहले जब 14 में सही बता रहे थे जगमोहन जी कि जहां एक बड़ी आंधी थी मोदी की, उसके बाद चुनाव हुए थे और उस वक्त भी केवल 47 सीटें मिली थी उसको, 47, बहुत कम सीटें थी, वो मेजोरिटी से एक सीट ज्यादा थी, 46 में मेजोरिटी होती है और 47 मिली थी। और कांग्रेस उस बुरी से बुरी हालत में भी 15 सीटें लाई थी वहां पे, और 2019 में तो 31 पे आई थी, जस्ट डबल से ऊपर कर लिया था उसने। तो अब स्थिति जो है वो तो क्लियर हरियाणा के अंदर जो है एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा वर्डिक्ट है जो हमें लगता है कि उसको छुपाया नहीं जा सकता। हरियाणा के वर्डिक्ट को कितनी सीटें चाहे दे रहे हैं वो शकील जी बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी? वो आपके पास आ चुकी है, वो अब आप ही बताएंगे, वो आपके पास है जो आप बताने वाले हैं, तो आप बताएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। तो बताइए आप। जी प्रशांत टंडन जी कुछ बताने वाले हैं, जब प्रशांत जी से पूछ लेते हैं, फिर आंकड़े लेके आता हूं, फिर आप सबके बीच आता हूं। प्रशांत जी। जी देखिए, पिछली बार कांग्रेस को 20% वोट मिला था, और 20% वोट में 31 सीटें आई थी। बीजेपी का वोट शेयर 1.5% नीचे जा रहा है। तो इस वोट परसेंटेज से जो कन्वर्जन है, उससे मुझे लग रहा है कि जो आपके आंकड़े हैं वो कांग्रेस जो है वो 60 सीट के आसपास रहने की उम्मीद है। जी जी बिल्कुल, गणित का वो आपने बैठाया है आंकड़े। जगमोहन साहब कुछ जोड़ रहे हैं? जो आपने दिखाई है मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, असहमति है मेरी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में जहाँ 50-50 रहा, मतलब 5-5 सीटें आई हैं दोनों की, उस टाइम जो कांग्रेस को मिली थी वो 46% वोट परसेंटेज थी, और उसकी बीजेपी की 47% थी। तो 46 से तो नीचे आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जहां आपने अदर्स की दिखाई है 19% दिखा रहे हो, अदर्स का इतना नहीं है। इसी प्रकार आपने जेजेपी का दिखाया 4%, जेजेपी का भी नहीं है, चाहे वो आज़ाद से मिले चाहे किसी चंद्रशेखर से जो बात करते रहे आप, या कोई प्रभाव नहीं है उनका। बाहर के जो लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से बी टीम है, ये इनेलो है या आपकी जेजेपी है, ये बीजेपी की बी टीम है। इन्होंने यही था कि भाई दलित वर्ग जो है कांग्रेस से जुड़ा है इस बार, तो उसको काटने के लिए एक ने बीएसपी से समझौता किया है, एक ने वो एएसपी से समझौता किया है। बाकी इतनी न तो अदर्स को आ पाएंगी न जेजेपी को आएंगी। मैं अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास कुछ बूथ्स पर, यहाँ पंचकुला बूथ पर 9 बूथ पर गया था मैं, तो वहाँ मैंने देखा कि जो जेजेपी का है या इनेलो का, जेजेपी और इनेलो के बूथ पर कोई भी वोट डालने हुए नहीं आया हुआ था, कोई भी पर्ची लेने तक नहीं आया हुआ था। और आम आदमी पार्टी के तो एक बूथ, एक जगह तो बेचारे अलग ही बैठे थे, दूसरी जगह बैठे थे, वो खाना खा रहे थे उस टाइम। उनसे भी मैंने पूछा, बोले सर हमारा तो अब की बार कुछ नहीं है। तो अदर्स का कहाँ से आ पाएगा? आम आदमी तो 0 है यहाँ पर, जेजेपी भी 0 के नजदीक है, मतलब जेजेपी की सीट खुद उचाना से भी निकलनी मुश्किल है। जेजेपी की 4% मतदान जेजेपी को नहीं मिल सकता है किसी भी सूरत में। जेजेपी वालों के ऊपर और इनेलो के बूथ पर मैंने पूछा एक व्यक्ति जो वहाँ खुद एजेंट बैठा था, उससे बात की, वो कहने लगे साहब हमारे तो यहाँ कोई बूथ में, इस बूथ में 50-100 वोट ज़्यादा से ज़्यादा वो ही आएंगे जो इनके पुराने वर्कर हैं या जिन्होंने इनसे काम लिया है, अदरवाइज आम आदमी इनके वोट डालने नहीं आ रहा है। तो ये परसेंटेज के मामले में, क्योंकि परसेंटेज 46% थी पिछली बार, मुझे तो ये लगता है कि 50% से ऊपर जाएगी परसेंटेज। कांग्रेस के बोल रहे हैं आप? कांग्रेस की 46 तो लोकसभा में थी, और उससे लोकसभा में इतना वो नहीं था, विधानसभा में काफी आक्रोश है लोगों में। और अब की बार जो इलेक्शन, कांग्रेस का जो इलेक्शन लड़ रही है वो जनता लड़ रही है। मतलब ये वहाँ क्या है, जनता में ये भी नहीं कह सकते हम कि कांग्रेस के प्रति ज्यादा ही सद्भावना है। यहाँ क्या है कि बीजेपी को नकारना चाहते लोग, बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव वोट है। क्योंकि इन्होंने जो 3 बातें अभी भी उठी थी, पाठक जी ने जिक्र किया था कि जो आपका किसान है, पहलवान है, या अग्निवीर मामला, तीनों, और उसके बाद जो दूसरी अन्य चीजें थी जैसे प्रॉपर्टी आईडी थी आपकी,
ये चीजें बढ़ाई थी, एक फैमिली आईडी बढ़ाई, इनमें इतना उलझा के रख दिया लोगों का। फैमिली आईडी बढ़ाई, उसमें इनकम जोड़ दी, 10-10 लाख रुपए इनकम बढ़ा दी। जबकि पेंशन बढ़ाई इन्होंने तो उन्होंने कहा भाई 1,80,000 तक या 3 लाख तक, 2 लाख तक की पेंशन बढ़ाएंगे, 10-10 लाख रुपए इनकम दिखा दी उनकी। जबकि उनके बेचारे गरीब आदमी है, 10 लाख तो उनकी सारी उम्र में इनकम नहीं हो पाई। वो फैमिली आईडी में इस तरह से वो उसमें डाल दिया, वो बस कर दिया, लोड अपलोड करके बना दी, वो बेचारे बाहर हो गए। बहुत से लोग पेंशन से बाहर हो गए। तो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग चक्कर लगाते रहे। मेरी वो है प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी में नाम किसी दूसरे का है, ठीक कराने के लिए मैं चक्कर काटता हूँ, वो कहते हैं ये प्रमाण लाओ, वो प्रमाण लाओ, ये प्रमाण लाओ। तो यहाँ ये जितनी ये पोर्टल जो थे, इन्होंने लोगों को बहुत तंग किया है, मतलब उससे काफी वो है। और ये 3 मुद्दे तो बहुत ही वो है। और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा खतरनाक मुद्दा युवा वर्ग के कारण इनके खिलाफ आया हुआ है। और अग्निवीर ने फिर वो जलती हुई आग में घी का काम किया है। क्योंकि यहाँ लोगों को क्या है, पुलिस में भर्ती होते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, या जो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज उनमें भर्ती होते हैं, वो तो रास्ते ही बंद कर दिए इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि भाई हम अग्निवीर को परमानेंट बना देंगे, आपका ये दे देंगे, कोटा दे देंगे। वो 10% कोटा अगर मिल भी गया, आपने 5,000 भर्ती किए, उसमें से अगर आप 10% मिल भी गया 500 आदमियों को, पहली बात तो क्या है कि 4 को तो निकाल ही दिया आपने, 25% रखे हैं, 3/4 तो निकाल ही दिया आपने। 4,000 में से 1,000 तो रख करके 3,000 तो पहले ही निकाल दिया। फिर कहा कि हमने वो कर दिया, इसका कोटा करेंगे यहाँ पर। और अभी अमित शाह ने कहा था, हरियाणा में अब आए थे, कि हम इनको पेंशन वाली नौकरी देंगे। आप ये बताइए, 2004 में बीजेपी ने पेंशन सभी कर्मचारियों की, मिलिट्री को छोड़ करके बंद कर दी, सभी डिपार्टमेंट की। अब कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा होगा जिसमें पेंशन वाली नौकरी देंगे? तो इसलिए काफी मुद्दा है, इनके खिलाफ है। और परसेंटेज 50 से ऊपर जाएगी कांग्रेस की, और सीटें आप अंदाजा लगा लीजिए अकॉर्डिंगली कितनी जा पाएंगी। 50% आप कह रहे हैं तो फिर बिल्कुल, फिर तो ऊपर बम्पर सीटें आ सकती हैं। लेकिन बिल्कुल, हमारे आंकड़े के हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं उस पे आते हैं। लेकिन एक छोटा सा कमेंट गर्ग साहब आपसे जरा इस पे लेना चाहता हूं, फिर तुरंत मैं आंकड़ों को लेके आता हूं। एक छोटा कमेंट इन तमाम हमारे साथियों के आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे इस पे? मेरा ऐसा मानना है कि 60 से 65 सीटें मिलना चाहिए। जो ट्रेंड है डिक्लाइन का बीजेपी का हरियाणा में, और जो हम देख रहे हैं टोटलिटी में देश का जो ट्रेंड देख रहे हैं, लोकसभा में जो बड़ा डिसाइसिव विक्ट्री थी 5 सीटों वाली, वो बहुत ज़बरदस्त थी। वो उसने बहुत चीज़ों को, कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा का पूरा बदल दिया है जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज राजीव जी इस चुनाव की ये है कि इसने दिल्ली के चुनाव का फैसला कर दिया है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है हरियाणा में पूरी तरह से। यानी वो उनको जेल से छोड़ा ही इसलिए गया था, जो लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। और जैसा राहुल जी ने भी कहा था कि ये सब लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, बाकी सब बीजेपी की पार्टियां हैं। तो आप देखिए कि ये जननायक जनता पार्टी कहिए या INLD कहिए, ये या BSP भी कहिए या आजाद की पार्टी कहिए, इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। मतलब ये पहला चीज। और पहली बार हरियाणा में मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मतलब भजन लाल जी के जमाने से पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो देख रहे हैं हम, ये पूरी की पूरी क्लीन पॉलिटिक्स इस बार होने वाली है, जिसमें जो बार्गेन करने वाले तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे बाहर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो या तो उनको जगह कहाँ मिलेगी पता नहीं, कांग्रेस लेगी कि नहीं या बीजेपी लेगी कि नहीं। तो ये एक जो डिसरप्शन की पॉलिटिक्स चलती रही है हरियाणा में, वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और अब आप पाएंगे सबसे बड़ा जो मामला है वो तो ये कि किसान अब दिल्ली पहुंच जाएंगे आसानी से जी। उनके लिए अब किसी भी बॉर्डर पर कोई रोक नहीं होने वाली है। जो ये इन्होंने कहा हमारे जगमोहन जी ने, जो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का,
जो एक फैक्टर है जो मैं जानता हूं अच्छे से, जो राहुल की जो डंकी वाली फिल्म है, जो 13 मिनट की जो डंकी का जो प्रयोग था, जो राहुल ने अपनी पहली सभा में करनाल में कहा, फिर हिसार में कहा, और जिसको इशू बनाया उन्होंने, डैलस से ही बनाया उन्होंने इशू, और वो वहां से लौट के सबसे पहले करनाल में उस परिवार के घर गए बजाय किसी चुनावी सभा में जाने के। बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो जो हरियाणा के जो युवा हैं उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन को उलट दिया है। तो ये जो 2-3 फैक्टर हैं, एक तो ये डंकी वाला और एक ये जो फोगाट वाला जो मैंने कहा आपसे, जो महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ, ये उसका बहुत जबरदस्त बदला लिया है इन लोगों ने। पूरे की पूरे इन लोगों ने, पहलवानों ने भी बदला लिया, युवाओं ने भी बदला लिया, और ये जो इलेक्शन बहुत नया ट्रेंड सेटअप किया है राजीव जी इस इलेक्शन ने। हरियाणा की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी। देखिए, इसके जिसको चेंजिंग ऑफ हैंड्स कहते हैं ना, ये पूरा का पूरा जनरेशन शिफ्ट हो जाएगा इस इलेक्शन में। इसके रिजल्ट जैसा अपन देख रहे हैं, ये 8 तारीख को कंफर्म हो गए। आप एक जनरेशनल शिफ्ट पाएंगे कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स हरियाणा की चेंज हो जाएगी। और कांग्रेस में बहुत जबरदस्त मैं परिवर्तन देख रहा हूं इस इलेक्शन के कारण। जो ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट होगा इसका पूरे के पूरे देश के मॉरल पर, कांग्रेस में भर्ती होने वालों के लिए भीड़ लग जाएगी। ऐसा लगता है कि ये एक नए किस्म की सुनामी जो उमड़ने वाली है वो दिख रहा है। तो मुझे बहुत बड़ा फर्क है। ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आके सभाएं कर रहे हैं, वहां रोड शो कर रहे हैं। आप बताइए कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं ये लोग आके वहां। हरियाणा में जा रहे हैं, जम्मू में जा रहे हैं। ये योगी जी को जम्मू ले गए थे, आपने देखा, हमने बात की थी पिछली बार जी। ये सब लोगों को नकार दिया है इन लोगों ने, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर ने और हरियाणा, पूरी बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, पूरी बीजेपी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा अब हम आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं, कितनी सीटें किसको आ रही हैं, जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए। इन आंकड़ों के आधार देखिए, बीजेपी को 15 से 25, कांग्रेस को 54 से 64, 54 to 64, जेजेपी को 0 से 2 और अदर्स को 6 से 14। ये आंकड़े अन्य में तमाम पार्टियां हैं और कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बागी भी हैं। ये सब मिलाकर कांग्रेस को 54 से 64 सीटें, 54 मिनिमम, 64 मैक्सिमम, बीजेपी को मिनिमम 15, मैक्सिमम 25, और उसके बाद जेजेपी को 0 से 2 सीटें, अदर्स को 6 से 14 सीटें। ये है सूरत हाल हरियाणा का। हरियाणा के जो आंकड़े हैं, जरा स्क्रीन पे ऊपर भी ले आइए आंकड़ों को। और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 54 से 64 सीटें कांग्रेस को आती हुई और जेजेपी को 0 से 2, अदर्स को 6 से 14 और 25 सीटें मैक्सिमम, बीजेपी को मिनिमम 15 सीटें। ये है। जगमोहन जी के पास अब सीधे आना चाहता हूं और इन आंकड़ों के आधार पे जगमोहन जी, होता है एग्जिट पोल में कुछ आगे पीछे, कुछ एक साथी कह रहे हैं कि अदर्स को इतना ज्यादा परसेंटेज कैसे। आपको बता दूं, जब परसेंटेज निकाला जाता है तो अदर्स ने जितनी सीटों पे चुनाव लड़े हैं उसके आधार पे ही परसेंटेज निकाला जाता है, इसलिए उनके परसेंटेज ज्यादा दिखते हैं। और क्योंकि वो 90 की 90 सीटों के साथ, चूंकि उतने पे वो लड़े नहीं, इसलिए वो नहीं है। कुछ एक साथी बहुत परेशान हैं, वो लिखे जा रहे हैं कि टीवी लाइव गलत परसेंटेज दे रहा है। उनके लिए स्पेशली कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। वो आप लोग अगर गणित के छात्र होंगे तो आप समझते होंगे कि आपको परसेंटेज निकालना कैसे आता है। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। पवन शेट्टी जी को स्पेशली मैं कह रहा हूं। लेकिन आना चाहता हूं जगमोहन जी आपके पास। इन आंकड़ों को अब सामने आपके सामने हैं। हालांकि गर्ग साहब भी, प्रशांत टंडन जी भी ये बात कह रहे थे कि 60 के आसपास, और वही ये दिखाई दे रहा है 54 से 64 कांग्रेस। आपके हिसाब से ये सीटें 75 तक जा सकती हैं, जैसा मैं समझ सकता हूं। आप इसको मिनिमम जो है वो आपकी 54 को हटा दीजिए और यहाँ पर 6 लिख लीजिए, मतलब आप 64 को मिनिमम में ले आइए।
64 को मिनिमम में ले आइए, और जेजेपी का है ये, जेजेपी यहाँ इसकी बजाय आप हटा करके इनेलो लिख दीजिए, जेजेपी 0 है। या जो इनेलो है ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, जिसके अभय चौटाला ने वो इलेक्शन लिया था, बीच में इस्तीफा दिया था, वो उसका इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जेजेपी पार्टी है वो खत्म क्यों होने जा रही है, उसके दो कारण हैं। एक तो क्या है, इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था पिछली बार 2019 में, केवल बीजेपी को गाड़ियां निकाल के लड़ा था और ये कहा था कि हम बीजेपी के साथ किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। दूसरा, उसमें उनका लोगों से अविश्वास हुआ लोगों में कि भी इन्होंने कहा कुछ था, हमने वोट इसलिए दिए थे कि भी तुम बीजेपी को हराओगे, और इन्होंने बीजेपी को हराने की बजाय प्लस कर दिया। अगर ये साथ नहीं आते तो वो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। हरियाणा में कहावत है कि सांप को मत मारो, सांप की माँ को मारो। तो ये सांप की माँ है, क्योंकि इन्होंने ही सरकार को जन्म दिया। अगर ये साथ नहीं देते तो बीजेपी की सरकार 19 में भी नहीं बनती। दूसरा इनका आक्रोश का कारण जनता का ये रहा, जब किसान आंदोलन चला तो जेजेपी को लोगों ने बहुत ये माना कि ये हमारे किसान हितैषी हैं, किसानों के साथ आएंगे, परंतु इन्होंने बिल्कुल भी साथ आने की तो बात दूर है। जेजेपी के जो प्रमुख है अजय चौटाला जी, जो दुष्यंत चौटाला जी के फादर हैं, जो डिप्टी सीएम रहे उनके फादर हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये किसान आंदोलन नाम की अलग ही बीमारी शुरू हो गई। तो इनसे काफ़ी आक्रोश है अब लोगों में। इनकी जो सीट है यहाँ आप 0-0 ही कर दीजिए, 0 से 0, और यहाँ इनेलो के आप लिख सकते हैं, क्योंकि अजय चौटाला ने किसान आंदोलन के टाइम में इस्तीफा दे करके इसके विरोध में रिजाइन किया और दोबारा इलेक्शन लड़ा, और वो अभी भी उसके प्रति सहानुभूति है। तो अबे चौटाला की एक सीट तो आएगी ही आएगी, एक आध सीट और भी आ सकती है। यहाँ आप जेजेपी को हटा करके इनेलो लिख सकते हैं। अदर्स की जहाँ तक बात है वो 14 नहीं आ सकती किसी भी सूरत में, 10 से नीचे ही नीचे रहेंगे। हालांकि ठीक है आपकी बात कि इसमें आपकी 1-2 सीटें इधर उधर और बढ़ जाएगी, निर्दलीय वगैरह भी कई जगह प्रभाव डाल रहे हैं। 6 तो ठीक है आपकी, पर 6 से 8 ही मैक्सिमम इसकी है, जहाँ तक मेरी विचार है या लोगों से मैंने जो पूछताछ की। तो ये जो जहाँ मैं घटा रहा हूँ ये प्लस कांग्रेस में कर दीजिए। बीजेपी की 5 ऊपर वाला हटा करके आप 15 से 20 कर सकते हैं, इसको 20 से नीचे ही नीचे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है बीजेपी 15 से 20, कांग्रेस 64 से शुरू होकर के जो बाकी बचे वो जोड़ दीजिए, जेजेपी 0, जेजेपी की जगह इनेलो, अदर्स का 6 से 8। मेरे हिसाब से ये पोजीशन रहनी चाहिए। जी, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और होता क्या है कि जब आप सर्वे एजेंसियां जो सर्वे करती हैं वो लोगों से पूछती हैं, कुछ लोग सही कुछ लोग गलत, जो भी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। मिनिमम 54 और मैक्सिमम 64 सीटें कांग्रेस को हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 15 से 25 सीटें, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 सीटें आ सकती हैं, और जेजेपी को 0 से 2 सीटें, यानी अगर मीन निकाला जाए तो 1 सीट किसी बहुत गिरी हालत में आ सकती है, जिसके बारे में कह रहे हैं जगमोहन साहब की यहाँ 0 सीटें हो सकती हैं। अदर्स के खाते में 6 से 14 सीटें हमारे आंकड़े बता रहे हैं, ये मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 बता रहे हैं जगमोहन साहब। हो सकता है ऐसा भी हो, एग्जैक्ट फिगर 8 तारीख को आना है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, कैसे इसको आप देखते हैं इन आंकड़ों को? देखिए राजीव जी, ये आंकड़े एक तो ये बता रहे हैं कि कोई खंडित जनादेश हरियाणा में नहीं आने वाला। हम सब जानते हैं, अभी हम लोगों ने कल डीवी लाइव पर एक वीडियो भी बनाया था, गया राम आया राम गया राम से आया तंवर गया तंवर तक। इस बार जनता ने ये मौका नहीं दिया कि कोई दुष्यंत चौटाला कहे कुछ और नतीजा निकलने के बाद करे कुछ। जगमोहन जी कह रहे हैं कि उस सांप की मां को मारने का काम जनता ने कर दिया है इस बार। तो इस बार कोई आया राम गया राम जैसी स्थिति बनेगी। कांग्रेस में भी अगर कोई ये सोच रहा हो कि कोई एक गुट उसमें से टूट कर कोई दल बदल करके इधर उधर जाना चाहे, तो अगर इतना बड़ा आंकड़ा, तो बहुत मुश्किल होगा कोई बड़ा खेमा टूट कर जाए, और जा भी नहीं पाएगा। इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो सैलजा हो चाहे और कोई हो। तो मुझे लगता है पहली बात तो हरियाणा की जनता ने ये बता दी है कि उसको एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। उसे नहीं चाहिए कोई दुष्यंत चौटाला, उसे नहीं चाहिए कोई अभय चौटाला, अजय चौटाला, कोई नहीं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जगमोहन जी ने और श्रवण गर्ग जी ने भी याद दिलाया, तो मुझसे शुरू में छूट गया था, अग्निवीर वाला। अग्निवीर के मुद्दे पर भी मोहर लगाने का काम करेगा हरियाणा का नतीजा।
इसलिए भी महत्वपूर्ण है राजीव जी, आपको याद होगा कि चलते चुनाव में सेना के हवाले से इस तरह की खबरें चलवाई गई, तमाम अखबारों, वेबसाइटों, चैनलों पर चली कि रक्षा मंत्रालय से सरकार, रक्षा मंत्रालय ने सेना से पूछा है और इस पर विचार हो रहा है कि 25 नहीं अब 70% अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा। राजनाथ सिंह जैसे लोगों ने ऐसे बयान दिए, उन्हें और सुविधाएं देने की बात हरियाणा में जाकर कही गई। सब समझ रहे थे कि ये सिर्फ फेस सेविंग की कोशिश है, ये फायर फाइटिंग है चुनाव के कारण, वरना ऐसी कोई प्रक्रिया चल ही नहीं रही थी। अगर आप 100 में से 75 अग्निवीरों को नियमित करने जा रहे हैं तो इसका नीतिगत फैसला सरकार चुनाव से पहले भी कर सकती थी। इस बात पर भी लोगों ने भरोसा नहीं किया, खूब खबरें चली, लेकिन युवाओं ने हरियाणा के भरोसा नहीं किया कि अग्निवीरों को 100 में से 75 को या 70 को नियमित करने जा रहे हैं। जी, अगर परिणाम यही रहते हैं जो हमारे एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, तो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होगी वो ब्रांड राहुल और ब्रांड नरेंद्र मोदी के बीच में भी एक निर्णायक, मोटी और गहरी लकीर खींचने का काम करेंगे ये नतीजे। कितना भी राहुल गांधी के खिलाफ आपने अभियान चला लिया, एन चुनाव के मतदान के 3 दिन पहले जलेबी को लेकर इतना तूमार बांधा गया, आसमान सर पर उठा लिया बीजेपी और उसके आईटी सेल ने, लेकिन जनता को 5 मिनट के अंदर सच समझ में आ गया। तो ये मोहर लगाने का काम भी होगा कि अब ब्रांड नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता समाप्त होने वाली है। छोटी पार्टियों के समापन की बात श्रवण जी कर रहे हैं। मेरा मानना तो यह है कि अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो ये ब्रांड मोदी के भी घड़ी करके टाण पर रखने का समय है। जनता ये बताने वाली है कि अब आपके इस भरोसे पर हम कतई कान नहीं धरने वाले कि 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा। कौन होगा इस देश में जो इस तरह की बेहूदगी को स्वीकार करता होगा कि योगी आदित्यनाथ कहें और राजनाथ सिंह जैसे लोग कहें कि एक दिन पीए 6 महीने में, तो उसमें से 3 महीने तो निकल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान तो उससे पहले का है, कश्मीर में तो उन्होंने अभी दोहराया। तो मुझे लगता है इन सब चीजों का, मुद्दों का भी निर्णय करने जा रही है जनता कि जनता को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या सुनना चाहती है और क्या नहीं सुनना चाहती, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, इसकी भी लकीर खींचने वाली है। जी राजीव, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के बीच हमेशा और ऐसा दिखाने की कोशिश करता रहा मीडिया पिछले 10 साल से लगातार, और कहते रहे कि जैसे ही राहुल गांधी को आप सामने लाते हैं ब्रांड नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन क्या अब ऐसा होने वाला है या हो रहा है? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। इसलिए भी जलील साहब, हरियाणा की राजनीति पे आपसे भी थोड़ी सी इन आंकड़ों को देखकर, और उधर जम्मू कश्मीर में आप एनसी और कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं, इधर भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर कई कल्चर्स का गढ़ हुआ करता था। यहाँ की सबसे पुरानी जबान जो भारत की है, देवनागरी, वो भी यहीं से उभरी थी, और फारसी का भी बहुत यहाँ पे अमल दखल था, पर्शियन का। तो फारसी में एक ज़रबुल विसल है, हर कमाले ज़वालस, कि जो भी चीज ऊपर जाती है तो उसका फिर नीचे डाइव होना बहुत जरूरी है। यही हर किसी का हाल है। अगर हम देखेंगे तो आप 2014 का जो इलेक्शन लेते हैं तो वहां आपने देख लिया कि देश किस रविश पे जा रहा था। तब भी लोगों को एक धोखा हुआ कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बाद में कौन से दिन आए और कैसे आए वो भी एक हकीकत है, जिसकी वजह से देश में काफी कुछ हलचल देखने को मिली और काफी लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी। तो फिर जब हरियाणा की बात पे आते हैं तो लास्ट इलेक्शन में इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में से 10 सीटें जीती थी, और अभी जो इलेक्शन हुआ 2024 का, तो उसमें आधा आधा हो गया। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड जा रही है। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद अब असेंबली इलेक्शंस में जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारे हिसाब से, जो मैंने बाहर अपने साथियों से बात की, कांग्रेस की 60 से 65 और बीजेपी की 20 से 25। खैर, इसके अलावा भी और जो नजर है हमारी हरियाणा पे, वो ये है कि जवान, किसान और पहलवान, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जो स्वाभिमान का रहा। जो स्वाभिमान पे किसानों के चोट हुई, पहलवान बेटियों पे चोट हुई, और इसके अलावा
जो फौज में सबसे ज्यादा लोग चले जाते हैं वो इसी पंजाब और हरियाणा बेल्ट और यूपी बेल्ट से जाते हैं, और उसकी जो मार सहनी पड़ी अग्निवीर की वजह से वो जी उनको सहनी पड़ी। हालांकि वो मार वहां के चीफ मिनिस्टर को भी सहनी पड़ी, उसको भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। और इसके अलावा एक और बात जो आप शायद कहना भूल गए, वो गवर्नेंस की बात थी। खट्टर साहब के वक्त में बताया गया मिनिमम गवर्नेंस, इनविजिबल नहीं, फेसलेस गवर्नमेंट। तो ये अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट का कोई चेहरा ही नहीं है, तो लोग किसको फॉलो करें। और उसके जी बाद जो डिजिटलाइजेशन हुई उसमें भी काफी तकलीफ उठानी पड़ी, यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरह फेसलेस हो गई। अब अगर बताया गया कि आपके काम कम वक्त में होंगे, लेकिन बाद में ऐसी ऐसी परेशानियां लोगों को हुई कि उनको दिनों गुजारने पड़े वो ठीक करने के लिए, वही दफ्तरों के चक्कर लगाने का के लिए। शायद अगर डिजिटलाइजेशन नहीं हुई थी कम वक्त लग जाता, जैसा कि उनको बाद में करेक्शन वगैरह के इसमें लग गई। वो भी एक पहलू था। और दूसरी बात, जो कंपेनिंग की बात पे आएंगे, यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह कंपेनिंग की। खासकर जो गर्ग साहब ने बताया कि जीटी रोड के इलाके में जहां की बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, यानी कि अंबाला से लेके सोनीपत तक, तो इसमें जो काम किया कांग्रेस ने उसके फ्रूट्स अब उसको मिल रहे हैं। कई सारे उनसुर हैं जो हमें यहां से नजर है, हालांकि जी समझा ये जाता है कि आप ऊपर से देख रहे हैं ना जलील जी, आप ऊपर से जी देख जी रहे हैं आप ऊपर से देख रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी नजर हरियाणा पे भी थी, और हरियाणा के बारे में काफी पॉजिटिव वाइब्स पहले से ही आ रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस की पोजीशन काफी मजबूत है, जी लोगों को काफी गुस्सा है आप इन लोग चीजों को लेके। तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, जगमोहन जी भी, लेकिन आप लोग एक मुद्दा, एक बात छोड़ दिए, एक शब्द छोड़ रहे हैं, जलेबी। जी जी जलेबी छोड़ रहे हैं नहीं, जलेबी का भी एक मुद्दा मिल गया था उनको, आईटी सेल को। उन्होंने ये कहा था जलेबी के बारे में, हालांकि जलेबी यहाँ की मिठाई नहीं है ट्रेडिशनल, जलेबी मेनलैंड की मिठाई है, बाकी देश की मिठाई है। तो उसके बारे में ये कहा गया कि जलेबी एक शॉर्ट टर्म फल, ये मिठाई है जो थोड़ी देर के लिए रहती है, बाद में बासी चली जाती है। ये ट्रेंड चलाया गया था इस पे, इंटरनेट पे। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हजारों लोग आ गए कि अब ये पैक भी चली जाती है, अब पैक्ड जलेबी भी एक्सपोर्ट होती है या दूसरी जगहों पे जाती है। तो ये भी कारगर नहीं हुआ। थोड़ा ये इसमें हर बार डॉक्टर राकेश पाठक जी तो इसमें पीएचडी किए हुए हैं जलेबी पे। जरा अपनी बात रखिए प्लीज, उसके आपके बाद प्रशांत जी के पास आता हूँ। जी जी नहीं सर जलील साहब टीवी लाइव पर परसों ही जलेबी पर मैंने पूरा एक वीडियो लगाया है, आप देखिएगा। उसमें जलेबी मध्य एशिया से, फारस से आई है भारत में। 10वीं शताब्दी में पहली बार एक किताब में उसका जिक्र हुआ जलेबी का, उसका भी मैंने उल्लेख किया, वो वीडियो देखिएगा। राजीव भाई भिजवा दीजिए सर के पास। जी बिल्कुल भेजूंगा। प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों को? अभी अभी हम लोग जब घूम रहे थे, जब महिलाओं के बीच, पहलवानों के बीच, अखाड़े में भी हम लोग गए थे सबसे, और क्या ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आंकड़े बहुत पहले से इन आंकड़ों की उम्मीद थी, और ये 64 से आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये इलेक्शन के पहले ही तय हो गया था। ये जब पुलिस संगीनें ठोक रही थी सड़कों पे किसानों के लिए, तब तय हो गया था। ये जब ड्रोन से आंसू गैस किसानों पे छोड़े जा रहे, तब तय हो गया था। ये रिजल्ट तो तब भी छप गया था जब विनेश फोगाट को दिल्ली पुलिस घसीट रही थी और मार रही थी, उसे कपड़े खींच रही थी। तो ये सब चीजें तो तय हो चुकी थी। इसमें केवल एक, जिसको कहते हैं ना कि फाइनल दस्तखत करना, तो दस्तखत अब होंगे इस पे। यहाँ से जरूरी चीज जो निकलती है वो ये क्या है कि यहाँ के बाद देश की राजनीति क्या होगी, बीजेपी का राजनीति क्या होगी, नरेंद्र मोदी का क्या होगा, उनके ब्रांड का क्या होगा, यहाँ के बाद वो झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, वहाँ पे संदेश क्या जाएगा, ये सब चीजें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और एक बात जो तय हो रही है यहाँ पे, एक तो हरियाणा के संदर्भ में कि जो भजन लाल, बंसी लाल, देवी लाल, ये जो लाल पॉलिटिक्स का था, वो सूरज अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है।
उनकी तीसरी जनरेशन भी अब जो है एक बड़ा सेल्फ गोल जेजेपी के द्वारा करने के बाद वो लग रहा है कि वो पॉलिटिक्स अब खत्म हो रही है, नई राजनीति उभरेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए वो क्या है कि मुद्दों की राजनीति को स्पेस मिलेगा। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि तीसरी पारी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर पहला लिटमस टेस्ट नरेंद्र मोदी का था, और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला लिटमस टेस्ट था। 8 तारीख को फाइनल होगा रिजल्ट, लेकिन आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस लिटमस टेस्ट में मोदी फेल हो गए हैं, राहुल गांधी पास हो गए हैं। तो ये नतीजा है। उसके बाद अब यहाँ से बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। क्या गुजराती कंपनी के पास इतनी ताकत बचेगी कि वो अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट बना पाए बीजेपी में? महाराष्ट्र में क्या मुद्दा होगा, झारखंड में कैसे चुनाव होंगे, ये सब चीजें अब तय होंगी। राजीव जी बिल्कुल, बहुत बहुत सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए श्रवण गर्ग साहब आपके पास। शकील जी, आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए, इस चुनाव में सबसे ज्यादा अटैक किसी पर हुए हैं तो वो राहुल गांधी पर हुए हैं, और यही चुनाव जो है ये बताने जा रहा है कि वही राहुल गांधी अब जो है 8 तारीख के बाद मीडिया में नरेंद्र मोदी से कंपटीशन नहीं होगी। जो आप बता रहे थे कि हर चुनाव में ले आते थे कि अगर आप राहुल गांधी को लाएंगे तो मोदी जी को फायदा होगा, 8 तारीख के बाद आप ये कह सकते हैं कि मीडिया अब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच कोई मुकाबला नहीं करेगा। ये चुनाव सीधा सीधा हरियाणा में राहुल वर्सेस मोदी था, और ये जो नतीजे हैं या जो एग्जिट पोल जो आप बता रहे हैं 64 तक, और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं और हमें भी लगता है कि 64 या इससे थोड़ा ऊपर जाएगा ये, तो ये जब जाएगा तो ये सरकार जो है फिर राहुल गांधी की बनेगी। राहुल गांधी को अपनी मर्जी से पूरी की पूरी सरकार बनाने की छूट होगी, और कांग्रेस का कोई भी गुट जो है उस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होगा। और ये बहुत जरूरी बात है, हरियाणा में राहुल अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बना सके, राहुल अपनी मर्जी की सरकार बना सके, और क्या करना है यह बता सके। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और बीजेपी इसीलिए रोके हुए थी उनको। उसे लगता था कि किसी तरह हम जम्मू कश्मीर और झारखंड में अगर कुछ करने में सफल हो गए तो हमारे लिए महाराष्ट्र और झारखंड आसान हो जाएगा। लेकिन अब महाराष्ट्र और झारखंड बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है, और केवल महाराष्ट्र और झारखंड नहीं, पूरे देश की राजनीति जो है अब उनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। तो ये जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल बता रहा है, इसमें बस इतना ही है कि ये जो जेजेपी को 2 सीटें, तो शायद ये सभी को लग रहा है कि 2 सीटें उसके लिए संभव नहीं है, 1 सीट भी उसको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और अदर्स को जो 6 से 14 सीटें हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। अदर्स में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कोई सीट मिल जाए। सिर्फ एक बिल्कुल सही बात है जगमोहन जी की कि अभय चौटाला है जो शायद अपनी सीट निकाल ले। दुष्यंत खुद भी अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, दुष्यंत के लिए खुद भी अपनी सीट मुश्किल है, और निगाहें तो श्रुति के ऊपर भी रहेंगी, जिनके सर पर जो है बंसीलाल जी की पगड़ी है, किरण चौधरी की बेटी, कि वो अपनी सीट निकाल पाती हैं या नहीं निकाल पाती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, सबकी निगाहें उसके ऊपर कि चुनाव से ठीक पहले अपनी बेटी को लेकर किरण चौधरी वहां गई थी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि यह चुनाव राहुल और मोदी के बीच में था, और इस चुनाव में अगर ऐसा ही नतीजा रहा जैसा कि ये एग्जिट पोल बता रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों का, तो राहुल इसमें साफ तौर पे जीते हुए लग रहे हैं। और राहुल की ये जीत जो है मोदी के आत्मविश्वास को बहुत बुरी तरह तोड़ेगी जी। जो राहुल ने लोकसभा में कहा था कि अब ये मेरे सामने बैठेंगे नहीं, तो अब शायद वो दिन भी आने वाला है कि अब राहुल ये कहेंगे कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाऊंगा, जिस इलाके में चुनाव प्रचार करने जाऊंगा, मोदी जी उसको छोड़ के किसी और इलाके में जाएंगे। जी
जी। अब ये सारे के सारे आंकड़े आएंगे, सारे के सारे ये विश्लेषण होंगे कि मोदी जी जहां जहां गए वहां कितनी सीटें मिली बीजेपी को, राहुल जहां जहां गए, राहुल ने जो यात्रा निकाली वह राहुल ने कितनी सीटें जीती। तो ये एक बहुत अच्छा चुनाव रहा है कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी। बिल्कुल। जगमोहन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? फिर सीधे आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब के पास। जगमोहन जी, ये एक थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि ये जो आपने जो आंकड़े दिए हैं, ये मैंने एक 10 दिन पहले आर्टिकल लिखा था जो इंग्लिश के कई अखबारों में छपा था, 8-10 अखबारों में। उसमें मैंने ये लिखा था कि अभी बीजेपी, यहाँ लिखा था मैंने 20 से 25, कांग्रेस 55 से 60 और अदर्स जो है 5 से 10। उसमें ये दिया था मैंने, जो 24-23 तारीख को लगभग सभी अखबारों में छपा था, 8-10 अखबारों में, इंग्लिश के अखबार में। अब उस दिन उस टाइम क्या था कि राहुल जी ने इधर हरियाणा में प्रवेश नहीं किया था, मतलब दौरे नहीं शुरू किए थे। उसके बाद राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, विनेश जी ने, इन्होंने जब टिकटें मिली और इन्होंने जब दौरे किए, उसके बाद स्थिति काफी अप गई है, मतलब इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बाद, और हो सकता है अशोक तंवर के आने के बाद भी परिस्थितियां बदली हों, ये बात बिल्कुल बिल्कुल। जो इनको यूं कह रहे थे कि दलित फटे हुए हैं, इधर उधर है, वो बात धीरे धीरे खत्म हो गया अशोक तंवर के आने के बाद। तो और 2-3 फैक्टर जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, वो भी है बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात यही रही है कि अब की बार मुद्दों पर आधारित हुई है, मतलब वो हिंदू मुस्लिम या कास्ट फैक्टर नहीं चला, बिल्कुल नकार दिया गया है। और जो अभी बात चल रही थी श्रुति चौधरी की, जैसे अभी बात चल रही थी, वो भी बिल्कुल सही है। श्रुति चौधरी भी अब की बार रेड जोन में है जी। आप कुछ नाम मैं देख रहा था जो रेड जोन में हैं, जरा मैं पढ़ के सुना, क्योंकि अभी हमारे जो लोग हैं वो भेज रहे थे। लाडवा से नायब सिंह सैनी की सीट खतरे में है। करनाल से मनोहर लाल की सीट जो है वो 2 बार जीते हैं, लेकिन वो कांग्रेस जीत रही है करनाल वाली सीट। तो शाम से श्रुति हार की कगार पे हैं और लोहारू से जेपी दलाल हार रहे हैं। ये अब आप बताएंगे ज़्यादा बेहतर कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन ये खबर मेरे पास आई हुई है। लोहारू का एक और आपको छोटा सा ट्रेंड बताता हूँ। 1987 के बाद, मतलब आप देख लीजिए 13 और 24 37 साल हो गए। 1987 के बाद लोहारू से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार एमएलए नहीं बना है, ये रिकॉर्ड है लोहारू का। 1987 के बाद से आज तक दोबारा लगातार नहीं बना। एक बार बीच में सोमवीर सिंह जी बने थे 2 बार, परंतु दोबारा लगातार नहीं बने। तो अब की बार ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ वित्त मंत्री हैं फिलहाल, जो निवर्तमान कर ले उनको, वो जैसे 2009 में आए थे यहाँ किरण चौधरी के कारण आए थे। किरण चौधरी ने सोमवीर सिंह को हराने के लिए ही यहाँ पर इम्प्लांट किया था इनको, और उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली 2014 में, उसको छोड़ दिया किरण चौधरी को। वहां भी 2 बार हारे, 9 में हारे, 14 में हारे, और फिर 19 में इनको जीत मिली। परंतु अब वहां लोहारू में यही बात सुनने में मिल रही थी। मैंने अभी फोन पर काफी लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं साहब ट्रेंड पुराना ही रहेगा, अब दोबारा ये भी नहीं आ पाएंगे। जी तो दलाल भी हार रहे हैं इसमें। जी जगमोहन जी, और आपकी बातों को पुष्ट करते हुए एक और सेंटेंस पढ़ देता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आता हूं। इसके आखिर में लिखा हुआ है कि और जेजेपी के किसी कैंडिडेट की अगर जमानत बच जाए, जेजेपी के किसी कैंडिडेट की अगर जमानत बच जाए तो आप उसे जीता हुआ मान लें। नहीं, जमानत तो बच जाएगी, जमानत है दुष्यंत की, पर जीत नहीं सकता। जी गर्ग साहब आपके पास क्लोजिंग कमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत थोड़ा